Hello students, as we know chapter 7 which is cyber safety has started and is still going on. In previous video we have discussed about password and how can we protect our password online. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 7. So let's start. And the topic is password strength. The strength of a password is determined by length, complexity and unpredictability. लेंथ इन विच द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स द पासवर्ड कंटेन्स विच मीन्स आप जो पासवर्ड सेट करते हो उसमें कितने कैरेक्टर आप उसमें ऐड करते हो लाइक आप एट कैरेक्टर से कम लेटर यूज करते हो कैरेक्टर यूज करते हो तो वो आपका वीक पासवर्ड होता है सो यू हैव टू यूज 10 to 15 कैरेक्टर इन योर पासवर्ड. नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी. द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स numbers and symbols, which means you have to use letter in both cases such as capital letter and small letter. आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो होते हैं वो दोनों केसेस में यूज करने चाहिए. नंबर्स एंड सिम्बॉल इन चारों का कॉम्बिनेशन आपके का पासवर्ड में होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी. लेवल ऑफ डिफिकल्टी दैट द अटैकर कैन नॉट गेस इट ईजली, विच मीन्स आपके पासवर्ड की जो डिफ़िकल्टी होती है, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, उसे वो आसानी से आपके पासवर्ड को गेस नहीं कर सके. विच मीन्स आपको ऑब्वियस पासवर्ड नहीं सेट करना है, आपको एक डिफ़िकल्ट पासवर्ड सेट करना है जो आपको तो आसानी से याद रहे बट जो हैकर्स होते हैं वो आसानी से क्रैक नहीं कर सके. सो दिस इज अबाउट पासवर्ड स्ट्रेंथ. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज cracking a password. The following are the most common password cracking techniques in use. First one is dictionary attack. In this technique, the hacker creates a file with words which are frequently used by computer users while creating password. The hackers uses this file and a program to compare the words in the file against the password used by the user. If a match is found, the hacker can then use the password to gain access to the system resources. इसमें डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि इस टेक्निक में हैकर्स एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें वो सारे वर्ड्स कलेक्ट करते हैं. वो सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है जो जिस यूजर की आईडी को क्रैक करना होता है, पासवर्ड को हैक करना होता है या क्रैक करना होता है, वो यूजर कौन से वर्ड फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं उस सारे वर्ड का एक कलेक्शन होता है एक फाइल में. हैकर्स वन बाय वन सारे पासवर्ड को सारे वर्ड को जो जिसका वो कलेक्शन वो तैयार रखते हैं उन सारे वर्ड्स को वन बाय वन चेक करते हैं और अगर कोई एक मैच फाउंड होता है तो फिर वो आसानी से उस आईडी को एक्सेस कर लेते हैं. नेक्स्ट वन इज ब्रूट फोर्स अटैक. This technique is similar to the dictionary attack but with a little difference that it detects the password using algorithm which uses a alphanumeric combination. So in this method, in place of dictionary words, alphanumeric combination are used to guess the password. Although this technique is slow but it covers the user password eventually. So which means ये जो आपका next टेक्निक है पासवर्ड क्रैक करने का ब्रूट फोर्स अटैक, इसमें क्या होता है ये जस्ट लाइक आपका डिक्शनरी अटैक की तरह ही है. बस इसमें डिफरेंस इतना है कि डिक्शनरी अटैक में आपके पासवर्ड जो होते थे वो कॉम्बिनेशन विच मीन्स आपका ये लेटर के कॉम्बिनेशन डिक्शनरी वर्ड होते थे, अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स होते थे. बट इन ब्रूट फोर्स अटैक में ये अल्फ़ा न्यूमरिक कॉम्बिनेशन को क्रैक करते हैं जिसमें वो अल्फ़ा लेटर्स भी होते हैं और नंबर्स होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं. तो यहाँ पे भी एक फ़ाइल क्रिएट किया जाता है जिसमें अल्फ़ा न्यूमरिक जो वर्ड्स होते हैं, कॉम्बिनेशन के जो वर्ड्स होते हैं उनका एक कलेक्शन तैयार किया जाता है और वन बाय वन सारे पासवर्ड को जो कलेक्शन तैयार किया था उनको मैच करके देखा जाता है. एंड देन कोई भी एक पासवर्ड मैच करता है, एक वर्ड कोई मैच करता है तो फिर वो आसानी से आईडी को क्रैक कर लेते हैं. क्योंकि ये आईडी बहुत स्लो होता है, इसमें महीनों साल भी लग जाते हैं कभी कभी किसी आईडी के पासवर्ड को क्रैक करने में. बट ये आसानी से मतलब इसमें ज़्यादा आपको स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन ये टाइम टेकिंग होता है. नेक्स्ट वन इज रेनबो टेबल अटैक. In hashed password technique, passwords are secured by indexing hashes in the original password. Using an algorithm, rainbow technique reduces these hashes to recover the original password string and then generate a new string which can be used to guess the user password. तो रेनबो टेबल अटैक में क्या होता है कि आपके जब भी आप कोई पासवर्ड सेट करते हो तो उसके एक हैशेज क्रिएट होते हैं. तो रेनबो टेबल अटैक में ये एल्गोरिदम के थ्रू आपके पासवर्ड को क्रैक करते हैं और ये आपके बोथ टेक्निक से लाइक डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स अटैक से ये कंपेरिजन में बहुत फास्ट होता है. ये बस आसानी से ये आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेता है बट ये स्टोरेज बहुत काफ़ी लेता है. नेक्स्ट वन इज फिशिंग. फिशिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल और ए मैसेज टू यूजर विद द इंटेंशन टू स्टील द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन.
In other words, in phishing, the target is contacted by an email, telephone, or text message by someone claiming as a legitimate person or institution to lure the individual into providing sensitive data like personal information, bank details, credit card details, etc. तो फिशिंग भी आपका एक तरह से आपका पासवर्ड क्रैक करने का एक तरीका होता है, जिसमें आपको मेल या मैसेज सेंड करके आपसे कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालने का एक मतलब निकालना या चोरी करना आप कह सकते हो इंटेंशन होता है उनका। फिशिंग में जनरली होता क्या है कि आपको किसी ट्रस्टवर्दी साइट से या ट्रस्टवर्दी कंपनी के थ्रू एक के नाम से आप कह सकते हो एक मेल जाता है, एक मैसेज जाता है, जिसपे यूजर्स फेथ करते हैं, क्योंकि अब अगर बैंक के नाम फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक के नाम से आपके पास कोई मेल आता है तो ऑब्वियस है कि बैंक के नाम से मेल है तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे और आप उनसे वो आपसे जो भी डिटेल मांगे आप उनको आसानी से वो सारी डिटेल दे दोगे। तो होता तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि बैंक जो होती है कभी पर्सनल ईमेल नहीं करती है, कभी पर्सनल कोई मैसेज नहीं करती है। तो कभी भी किसी बैंक के थ्रू कोई मेल आता है कि उन्हें आपकी अकाउंट अपडेट करना है, इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर किसी कंपनी किसी ऑथराइज्ड कंपनी की तरफ से कोई मेल आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रॉस चेक, आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एंड देन आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस तरह से किसी ट्रस्टवर्दी कंपनी के नाम से मेल जाते हैं जिसमें आपसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी कंपनी है, आप ट्रस्ट करते हो, आपको फेथ है उस कंपनी पे, तो आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो और इस तरह से वो आपके पासवर्ड को इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं फर्दर पासवर्ड क्रैक करने के लिए। So now come to the next, which is spidering. Spidering uses program which can scan the pages of a website one by one, and in this process it scan and extract the useful information and store it in search engine database. The information in the database can then be used to extract useful information related to company or institution etc. तो आपका स्पाइडरिंग में क्या होता है, ये एक आपका एक प्रोग्राम, ये आपका जो टेक्निक है आप पासवर्ड क्रैक करने का, इसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम को यूज करते हैं जो आपके वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जो भी पेजेस आप एक्सेस करते हो, उन सारे पेजेस को वन बाय वन स्कैन किया जाता है और इस प्रोसेस में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, जिसमें कि आपके यूजर आईडी और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन भी होते हैं और फिर फर्दर उसको यूज किया जाता है। So this is about technique of to how can you crack any password. Now moving to the next topic, which is confidentiality of information. The information which cannot be shared with others due to security concern is known as confidential information. वैसी information जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट, आइडेंटिटी प्रूफ्स आर सेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनल. Protecting this information from unauthorized access comprises a major part of confidentiality of information, as leaking of this information can cause financial loss, identity loss और privacy loss. तो आपके जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं वैसे इंफॉर्मेशन को लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना ताकि फर्दर आपको किसी तरह के कोई लॉस नहीं हो, ये आपका मतलब आपको ये काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो ये कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है आपको बहुत तरह से लॉसेस से बचाता है। अगर आप ये आप इन्फॉर्मेशन आपका लीक होता है तो बहुत तरह के लॉस आप फेस कर सकते हो, लाइक फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिटी लॉस और प्राइवेसी लॉस. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस द सेंसिटिव डाटा. और आप अगर इस तरह से कोई प्रोटेक्ट करते हो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को, तो वैसे में आप ये इंश्योर करोगे कि जो ऑथराइज यूजर हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ वो ही वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस आसानी से कर सकें. बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट योर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन. The best practice used to protect the confidential information which will help you to safeguard information include, अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो आपको कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए. एंड द फर्स्ट वन इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. आपको हमेशा कभी भी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी ऐसा है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप लीक नहीं करना चाहते हो, तो उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना चाहिए और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए. यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन. और साथ में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ आपको हमेशा उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करना चाहिए, विच मीन्स अगर कभी भी आप
उससे पासवर्ड प्रोटेक्टेड तो है, साथ ही साथ उसमें एक ऐसा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप उसमें सेट करो ताकि अगर कोई अनऑथराइज यूजर उसे एक्सेस करने की कोशिश करे तो आपको एक आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP शेयर हो जाए, जो कि आपको ये पता चल सके कि हाँ आपके इस इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो आप ही हो या आपके कोई नोन पर्सन है जो कि आपने अलाउ किया है, तो आप OTP देख के आप उसको शेयर कर दोगे। अदरवाइज आप उस OTP को अपने पास सेव रखोगे और फर्दर आपका वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आज की एक्सेस नहीं हो पाएगा। सो एंड द नेक्स्ट वन इज बी सस्पिशियस ऑफ अनसॉलिसिटेड ईमेल, विच मीन्स आपके पास जो बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जो स्ट्रेंजर सोर्स के थ्रू आते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हो कि कौन से सोर्स या वेबसाइट ऐसी जिन्होंने जिसे आप कभी भी आपने एक्सेस नहीं किया है, तो वैसे ईमेल से आपको सस्पिशियस, आपको उस पर डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल आपको उस ईमेल को रिपोर्ट करना चाहिए और डिलीट कर देना चाहिए। बी अवेयर ऑफ योर ऑनलाइन पोस्टिंग, आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो पोस्ट करते हो वो आप पोस्टिंग अपने प्राइवेसी सही रखी है या नहीं, या लोकेशन को आप शेयर नहीं कर रहे हो। वन शुड बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वन इज शेयरिंग ऑनलाइन। वन शुड नेवर पोस्ट एनी पर्सनल डिटेल और वंस लोकेशन ऑनलाइन। समटाइम्स पीपल हैव द हैबिट ऑफ शेयरिंग लोकेशन एवरी नाउ एंड देन। दिस शुड लीड टू रिस्क इन लोकेशन ट्रैकिंग एंड इवन लीड टू सीरियस मिसहैपनिंग। तो होता क्या है कि आपको हमेशा ऑनलाइन पोस्टिंग में आपको ये कहा जा रहा है कि एक तो जो आप पोस्ट कर रहे होते हो ऑनलाइन, उस पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए आप क्या पोस्ट कर रहे हो और उसकी प्राइवेसी क्या है। आपको मोस्ट ऑफ कोशिश करनी चाहिए कि आप ओनली फ्रेंड में शेयर करें, पब्लिकली नहीं शेयर करें। एंड सेकेंड थिंग, आपको बहुत लोगों को आदत होती है कहीं भी मतलब गए तो अपनी वो लोकेशन शेयर कर देते हैं, लाइक यहाँ विजिट कर रहे हैं कुछ भी। तो ये आदत बहुत बुरी मतलब नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ये लोकेशन शेयरिंग करने के लिए जब आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ठीक है लोकेशन शेयर कीजिए, बट ऐसे आपका ये लोकेशन शेयरिंग करने की वजह से आपका लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, जो फर्दर आपके साथ कुछ मतलब मालिशियस एक्टिविटी हो सकती है। सो एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट योर मोबाइल डिवाइसेज। Outdated software can leave our mobile devices open to security vulnerability. Remember to protect our device for an external attack. Keep updating the mobile software on a regular basis. तो अपने मोबाइल डिवाइस को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो, वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पुराने वर्जन्स होते हैं सॉफ्टवेयर के या ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसमें कुछ लूप होल्स हो जाते हैं या कुछ उनमें जो नए नए जो हैकर्स होते हैं वो उनके तोड़ के लिए एक नया एक वो प्रोग्राम बना देते हैं जो आपकी वेबसाइट आपके मोबाइल को एक्सेस कर सके, हैक कर सके। तो रेगुलर अपडेट करने से क्या होगा कि उस लूप होल्स को मतलब ख़त्म करके नया अपडेटेड वर्जन आपके सामने आएगा और जो नए हैकर्स होंगे उनके पास आपके मोबाइल में को एक्सेस करने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, बिल्कुल भी वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। और अपडेटेड वर्जन में ये भी होता है कि वो नए नए वायरसेस को के लिस्ट उनके पास होते हैं तो वो वायरसेस को भी स्कैन कर पाते हैं। इंगेज इन सेफ वेब ब्राउजिंग, और जब भी आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो ये भी आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप सेफ वेब ब्राउजिंग कर रहे हो कि नहीं, विच में सिक्योर वैसे वेब पेजेज आप एक्सेस कर रहे हो कि नहीं जो सिक्योर है। आपको दो तीन चीज़ें आपको हमेशा चेक करते रहना चाहिए जब भी आप कोई वेबसाइट या वेब पेज एक्सेस करते हो। फर्स्ट वन इज URL, जब आप टाइप करते हो तो वहाँ पे जब URL आपका जो वेबसाइट ओपन होता है तो उसके URL पे एड्रेस बार में URL पे नोटिस करना है आपको HTTP के साथ S होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इट मीन्स ये अगर HTTP के साथ S है, सिक्योर है, इट मीन्स आपका जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली सिक्योर वेबसाइट है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो। और एक और चीज़ है कि आपके URL के जस्ट साइड में एक पैडलॉक साइन होता है, विच मीन्स एक लॉक का आइकन होता है जो कि ये डिस्प्ले करता है कि आपका ये वेबसाइट सिक्योर है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, लाइक पैडलॉक साइन नहीं है और आपके HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर URL में जो HTTP होता है उसके साथ S नहीं है, सिक्योर साइन नहीं है, तो आपका वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है और आपको एज सुन एज पॉसिबल उस वेबसाइट को छोड़ देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। एंड नेक्स्ट यूज फायरवॉल, तो आपको अपने कंप्यूटर्स में और नेटवर्क में हमेशा फायरवॉल यूज करना चाहिए। तो फायरवॉल का एक सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, जिसमें क्या होता है कि ये फायरवॉल जस्ट लाइक वॉचमैन आपके नेटवर्क में काम करता है। जैसे आपका वॉचमैन क्या करता है कि कौन आपके घर में इंटर करता है उसकी पूरी वो
इंफॉर्मेशन लेता है और उसे आपके घर में इंटर करने देना है या नहीं, वो डिसाइड करता है। अगर उसे वो लगता है कि वो सही पर्सन है जो आपके घर में इंटर करना चाहते हैं तो वो अलाउ करता है अंदर जाने को, अदरवाइज वो वहीं आपके गेट पर ही रोक देता है। सेम फायरवॉल सेम आपका वॉचमैन के जैसा ही काम करता है, नेटवर्क के वॉचमैन के जैसा ही काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी पैकेट्स, जितने भी डाटा आपके कंप्यूटर में इंटर करना चाहते हैं वो सारे डाटा को, सारे पैकेट्स को सर्च करता है। और उस सारे चेक करने के बाद क्या होता है, जो ऑथराइज्ड हैं, जिन्हें ये मतलब वो होती है कि हाँ वो एबिलिटी होती है कि वो इंटर कर सकते हैं, वो ऑथराइज लीगल है, ऑथराइज है, तो उन्हें वो परमिशन देता है आपके नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए, आपके कंप्यूटर में इंटर करने के लिए। और जो अनऑथराइज होते हैं, जो भी अनऑथराइज डाटा होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, उन्हें वो नेटवर्क के गेट पर ही रोक देता है। तो इस तरह से फायरवॉल आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी पे वर्क करता है। अवॉइड यूजिंग कंप्यूटर्स इन पब्लिक, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, पब्लिक वाईफाई फ्री मिल रहा है, यूज कर लेते हैं। कहीं भी अगर अपना कंप्यूटर नहीं चल रहा, अपना मोबाइल नहीं चल रहा, तो जो भी किसी दूसरे के मोबाइल है या फिर साइबर कैफ़े में जाके वहाँ से अपना जो भी काम करना होता है कर लेते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ठीक है आप एक्सेस करते हो तो फर्स्ट आप अगर कोशिश ये करनी चाहिए कि आप पब्लिक मतलब पब्लिक प्लेस पे यूज़ ना करो, इंटरनेट यूज़ ना करो, या फिर किसी भी के भी मतलब पब्लिक वाईफाई यूज़ नहीं करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, मनी ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर इन केस कभी करते हो, कभी आप को ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि आपको पब्लिक कंप्यूटर यूज करना पड़े या फिर पब्लिक वाईफाई यूज करना पड़े, तो वैसे केस में जैसे ही आप वो सारे काम कर लेते हो तो सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री, डिटेल्स आपको सारा कुछ इरेज कर देना चाहिए। लाइक वहाँ इरेज कर देना चाहिए। फिर आपकी जो आईडी है, पासवर्ड है, उसे कभी भी आप रिमेंबर में आप साइन इन नहीं करना चाहिए, उससे आपकी आईडी और पासवर्ड सेव हो जाएगा, तो ये काम भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप अपने आईडी को सेफ रख सकते हो। तो फर्स्ट वन क्या है कि आपको हमेशा प्राइवेट ब्राउजिंग ऑप्शन को जो है हमेशा, अगर आप यूज़ भी करते हो कैफ़े में, अगर जाते हो भी हो, तो कोशिश करनी चाहिए अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट को यूज़ करो, अपने प्राइवेट ब्राउजिंग को यूज़ करो। लेकिन अगर वो भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वैसे में आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आईडी आप एक्सेस कर रहे हो, या तो बैंकिंग साइट है, जो भी साइट सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो एक्सेस करने के बाद प्रॉपरली लॉग आउट करना चाहिए और अपने अकाउंट को वहाँ से रिमूव भी कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। और कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं शेयर करना चाहिए, ना आईडी पासवर्ड सिस्टम में सेव कर, पब्लिक कंप्यूटर है आपका, वहाँ पे आईडी पासवर्ड भी सेव नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने आप को पब्लिक प्लेस पे भी सिक्योर रख सकते हो। So student, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 7 will be discussed in next class, next video. Thank you.